औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उज़ैर सिद्दीक वर्किंग एज सीनियर रजिस्ट्रार मेडिसिन कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर। आज जो है वो डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। आई विल से कि ये पार्ट 2 के कैंडिडेट के लिए, जो कि FCPS पार्ट 2 मेडिसिन, मेडिसिन एंड अलाइड, सब स्पेशलिटीज़, सुपरा स्पेशलिटीज़ या जनरल हिस्ट्री टेकिंग ले लें, फाइनल ईयर का स्टूडेंट है या मेडिसिन के अंदर कोई भी डॉक्टर है, या हम जस्ट एज क्लिनिशियन जो है अपने OPDs के अंदर, ER के अंदर या बेड साइड के ऊपर जब हिस्ट्री ले रहे होते हैं पेशेंट को, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे, व्हाट आर द स्किल्स टू टेक द हिस्ट्री टेकिंग, स्पेशली फोकसिंग अप्रोच टू हिस्ट्री टेकिंग इन द लॉन्ग केस ऑफ पार्ट 2 एग्जामिनेशन क्लिनिकल। तो उसके लिहाज से इस अप्रोच को हमने ना डिवाइस किया है, लेकिन यही क्लिनिकल अप्रोच हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आज हमने इसको डिस्कस करना है। तो इसमें उम्मीद है कि आप अपने जो है स्टडी पार्टनर के साथ होंगे, और आज जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये। उसमें ना अक्सर बल्कि इसमें कई कन्फ्यूजन्स भी रह जाती हैं, तो हो सकता है हम इसको जो है ना आखिर में डिस्कशन, कमेंट्स के अंदर डिस्कशन भी होगी कि कैसे कैसे इसमें जो है ना इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। उम्मीद है आप इसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालेंगे। तो अब हम जा रहे हैं कि हम जो है समझे कि हम एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हो गए, और हमें जो है ना 2 एग्जामिनर बैठे हुए हैं, और उन्होंने हमें जो है ऑल इन ऑल के ये सामने पेशेंट है जी, आप इसको अप्रोच करें, इसकी हिस्ट्री लें, एग्जामिन करें और अपना केस प्रेजेंट करें। तो ये हमें कमांड एज अ होल उन्होंने दे दी, और वो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारे पास टोटल टाइम जो होता है बिफोर एग्जामिनेशन, एग्जामिनर से डिस्कशन से, वो हाफ आवर होता है, लेकिन 25 मिनट पे एक बेल बजती है, जिसका मतलब ये होता है कि आपने जो हिस्ट्री एग्जामिनेशन ले लिया, अब आप उसको कंपाइल करें अगले 5 मिनट में, अपनी प्रेजेंटिंग कंप्लेन जो बतानी है चीज़ें, उसको आप जो है ना सारा लिख लें। क्योंकि उन्होंने आपको एक पेज दिया होता है, आपने उस पेज के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लिखी होती है, इंपॉर्टेंट डेटा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लगता है मैं भूल जाऊँगा, वो साथ के साथ आपने लिखा होता है। तो पहले 25 मिनट के अंदर आपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन को कंप्लीट करना है, और अगले 5 मिनट में दोनों को कंपाइल करके अपने डिफरेंशियल्स और जो भी हमने डिस्कशन करनी है उसका प्लान बनाना होता है। तो हिस्ट्री के लिए हमारे पास सिर्फ 12 मिनट बचते हैं। तो आप आज हम उस 12 मिनट को कैसे यूटिलाइज करें, कैसे पेशेंट को वैल्यूएट करें, आज हमने उसके लिए एक जो स्कीम बनाई है ना, आपसे वो डिस्कस करनी है। अच्छा, ये वो स्कीम है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो हम प्रैक्टिकली बेड साइड के ऊपर, अपनी बेड साइड के ऊपर OPDs के अंदर भी यही स्कीम अप्लाई करते हैं। ठीक है, इवन जब जो हमारे सीनियर हैं या हम लोग जैसे अब मास्टर होते जा रहे हैं, तो ये टाइम 12 मिनट से शॉर्ट हो के 5 मिनट तक आ जाता है, कि आप उतनी ही आपको स्किल्स इतनी बेहतर हो जाती हैं कि आप शॉर्ट टाइम में भी वो सारी चीज़ें ले लेते हैं। लेकिन आपको एक ख़ास अप्रोच, एक डिवाइस करनी पड़ती है, रैंडमली ये टाइम शॉर्ट नहीं होता। तो ये सारा प्लान जो है इसीलिए कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लें, और उसको मिनिमम टाइम के अंदर हम उसको पेशेंट से लें, और उसको बेस्ट पॉसिबल वे और बेस्ट में यूज़ करते हुए अपने डिफरेंशियल बनाएं और एग्जामिनर्स को बताएं, या पेशेंट के लिए, पेशेंट के डायग्नोसिस, उसके ट्रीटमेंट प्लान के लिए बनाएं। तो अब आपने मैं चीज़ें बताता जाऊँगा, वो आपने साथ के साथ लिखनी भी। तो सबसे पहले लिखिए अप्रोच टू लॉन्ग केस। 12 मिनट जो हमने पूरे करने हैं हिस्ट्री टेकिंग स्किल्स के लिए अंदर, वो कैसे आपने करना है। तो अब आपके पास शीट होगी, पेशेंट आपके पास होगा, आपने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, पेशेंट की कोशिश करना है उसकी लैंग्वेज को समझें, उर्दू स्पीकिंग है, वो सराइकी है, वो पंजाबी है। तो अगर आप उसकी लैंग्वेज में बोल सकते हैं तो कोशिश करें उसके साथ कन्वर्सेशन उसी के अंदर रखें। अब आपने अपना जो पेज, जो आपको एग्जामिनेशन शीट मिलेगी, उसके अंदर आपने याद रखना है, अपने मुख्तलिफ पोर्शन बनाने हैं जिसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ों को डालना है। एक पोर्शन है सबसे पहला 1 नंबर, उसे हम कहते हैं बायोडेटा। इसके अंदर 6 मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इससे ज़्यादा भी कुछ स्टूडेंट ऐड ऑन कर लेते हैं, वो कोई मसला नहीं, लेकिन ये 6 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ज़रूर लिखनी है, और ये इसी सीरीज़ में लिखनी है। मैं अभी बताता हूँ उसमें लिखना क्या। तो एक है पहली लाइन, स्ट्रेट लाइन बायोडेटा की। उसके बाद फिर हमने 3 कॉलम बनाने हैं ऐसे। ठीक है, तो ये है कॉलम, इसके अंदर होगा, यानी कि ये बायोडेटा का पहला, वो स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये जो दूसरा पार्ट है मिड वाला, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हमने नंबर दिया हुआ 2, मार्क किया 2, यानी कि बायोडेटा के बाद हमने इस नंबर पे दरमियान वाले में आना। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमने अपनी प्रेजेंटिंग कंप्लेन और हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, यानी कि हमारा सारा लॉन्ग केस, उसके डिफरेंशियल्स इंपॉर्टेंट, वो इस वाले पोर्शन के अंदर हमने लिखने। जो भी इंफॉर्मेशन हमारी पॉजिटिव डिफरेंशियल्स वो इस तरफ, नेगेटिव डिफरेंशियल इस तरफ, वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये वाला हमारा पोर्शन है प्रेजेंटिंग कंप्लेन और हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस वाला 2 नंबर पोर्शन। थर्ड नंबर पे है हमारे पास जो मेरे राइट के ऊपर, यानी कि पेपर की राइट साइड के ऊपर है, दैट इज द पास्ट हिस्ट्री।
पास्ट हिस्ट्री के अंदर आता क्या क्या वो हम डिस्कस करेंगे। बस आपको पहले अभी ये पता होना चाहिए कि बायोडाटा दूसरे नंबर पे, दूसरा जो इसके नीचे प्रेजेंटिंग कंप्लेन, और ये है पास्ट हिस्ट्री वाला। उसके बाद मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो कॉलम है, ये हमने बनाया हुआ है सिस्टेमिक इंक्वायरी। ठीक है, यानी कि सिस्टेमिक, हर सिस्टम, जैसे जनरल इंक्वायरी, सीवीएस, रिस्पिरेटरी, जीआई। तो इसको लिखना कैसे, याद कैसे करना है वो मैं बाद में बताता हूँ। बस आप इतना याद रखें कि बायोडाटा वाली लाइन है, उसके बाद दरमियान में एचओपीआई एंड प्रेजेंटिंग कंप्लेन वाला कॉलम है, साथ पास्ट हिस्ट्री वाला कॉलम है, और उसके साथ सिस्टेमिक इंक्वायरी वाला कॉलम। ठीक है, तो ये आपने बना लेनी है पेशेंट, इस तरह आपने लाइनें लगा लेनी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और कॉलम होगा जिसको हम कहते हैं, ये था 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 नंबर कॉलम। 5 नंबर कॉलम के अंदर 5 चीजें और हैं। वो कौन कौन सी, जैसे हम कहते हैं ना, वो जो ट्रीटमेंट, सिस्टेमिक इंक्वायरी के बाद जो चीजें हम मास्क करते हैं, सिस्टेमिक इंक्वायरी के बाद, जिसमें ट्रीटमेंट हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री है, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है, ट्रैवल एंड कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है। तो 5 नंबर कॉलम में हम ये 5 चीजें आस्क करते हैं। ये मैं आपको दोबारा बताऊंगा भी, आप साथ फिर लिख लीजिएगा। छठा है व्हाट पेशेंट नोज, क्या जो उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन या जो डिजीज हमने उसकी निकाली है, पेशेंट की क्या इन्फॉर्मेशन है, पेशेंट को अपनी डिजीज के बारे में अभी तक जो उसने डॉक्टरों को दिखाया है, इन्वेस्टिगेशन ली है, उसको क्या पता है। छठे नंबर पे हम ये चीज एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद इन सारी चीजों को सामने रखते हुए मेक द डिफरेंशियल्स, हम अपने डिफरेंशियल्स की लिस्ट बनाते हैं और एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन है। अब आप आ जाए बायोडाटा पे। तो पेशेंट को मैंने अप्रोच किया, फर्ज करें मेरा पेशेंट उर्दू स्पीकिंग है, तो मैंने उससे 6 चीजें लेनी है। व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द एज एंड व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द पेशेंट। नेम, एज, एड्रेस, ये पहली 3 चीजें हो गई। उसके बाद है व्हाट इज द ऑक्यूपेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है मेल के अंदर। तो आप वहीं पे पूछिए आप क्या काम करते हैं, बैंकर है, लेबरर है, फैक्ट्री वर्कर है, आर्मी पर्सनल है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है वो आपने यहाँ पे लिखना है। फीमेल है तो आपने पूछना है हाउस वाइफ है या जॉब करती हैं, तो जो चीज भी है वो आपने ऑक्यूपेशन वाले खाने में यहीं पे पुट कर लेनी। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मेल पेशेंट है या फीमेल पेशेंट है, आपने उससे पूछना है कि जी आर यू मैरिड, वो कहेगा यस आई एम मैरिड, यानी कि वो बताएगा कि मैं मैरिड हूँ। अगला क्वेश्चन, अगर आप मैरिड हैं तो कितने साल से शादीशुदा है, वो बताएगा 5 साल, 6 साल, 7 साल। बच्चे हैं, जी हैं, कितने बच्चे, 10 सॉरी यानी कि 3 है, 4 है, 5 है, या बच्चे नहीं हैं, तो वो आपने पूछना। अच्छा, फीमेल है तो उसमें दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के अंदर मैरिड फॉर और चिल्ड्रन, ये तो कॉमन है। फीमेल के अंदर रीसेंट प्रेगनेंसी का पूछना है कि अगर तो यंग पेशेंट है या मिडिल एज है, तो उसमें आप इस तरह पूछ सकते हैं कि पहले कि आपके कितने बच्चे हैं, वो बताएगी मेरे 1 या 2 बच्चे। फिर आपने पूछना कि छोटे बच्चे की उम्र कितनी, अंदाजा लगाना है कि उसकी रीसेंट प्रेगनेंसी कब हुई। या आप लीडिंग क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि आपको भी सबसे आखिरी जो प्रेगनेंसी को कितना अरसा हो गया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है इधर डिसाइड करना कि हमारे बहुत सारे डिफरेंशियल इस पॉइंट के ऊपर फॉल करेंगे। रिसेंट प्रेगनेंसी से बहुत सारे डिफरेंशियल्स बनते हैं, तो इसलिए ये आपने यानी कि लॉन्ग केस के अंदर बहुत सारे प्रेजेंटिंग कंप्लेन और इनको मिला के हमारे बहुत से डिफरेंशियल बने, तो यहीं पर डिसाइड करना है। हो सकता है जो हमारा लॉन्ग केस हो वो पोस्ट प्रेगनेंसी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, या प्रेगनेंसी के साथ जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है उसको भी प्रेगनेंसी चल रही है, तो यहीं पे आपने ये चीज डिसाइड, मैरिड फॉर, बच्चे कितने हैं, और फीमेल के अंदर रीसेंट प्रेगनेंसी कब है, अभी करंट चल रही है या 40 दिन पहले या महीना, साल पहले थी, ये आपने डिसाइड करना। आखिरी चीज है एडमिटेड वाया ओपीडी या ईआर। तो ये 6 चीजें आप इसी तरह लिख लें, ये 6 की 6 इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। पहला ओपनिंग सेंटेंस भी माई पेशेंट नेम मोहम्मद अली, एज ये, एड्रेस ये, ऑक्यूपेशन बाय ऑक्यूपेशन ये, मैरिड फॉर विद चिल्ड्रन, दिस आर नो चिल्ड्रन एंड एडमिटेड बाय ओपीडी एरिया, ये पहला हमारा ओपनिंग सेंटेंस होता है। तो ये 6 चीजें आप इसी तरह लिख लें और इसको याद कर लें, या इसमें आपने को स्कीम ऊपर नीचे करनी है, जो आपकी स्कीम है उसके साथ स्टिक करें। लेकिन जो मैंने पॉइंट आपको बताए हैं कि ये 2 पे मैंने स्टार लगाया, ऑक्यूपेशन, मैरिड, चिल्ड्रन, रिसेंट प्रेगनेंसी, स्पेशली इन द फीमेल, ये 2 चीजें आपके बायोडाटा के अंदर बहुत जरूरी हैं। अगर नहीं डाली हुई तो उस स्कीम में, जो आप स्कीम फॉलो करते हैं उसमें ये 2 चीजें डाल दें। ठीक हो गया, तो ये पहले कॉलम हमने अपना पूरा कर लिया। अब हम पेशेंट के पास अब बायोडाटा लेने के बाद अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, जिसको मैं कहता हूं कि अगर इसमें गलती हो जाए तो सारी लॉन्ग केस खराब हो जाता है। अब दूसरे पोर्शन पे हम पहुंच गए। अब आपने उससे पूछना है, जनाब जैसे उसका नाम अली है, कि अली साहब आप जो है अब ये बताएं कि किन मसाइल की वजह से आपको अस्पताल आना पड़ा, या किन अलामात की वजह से आपको हॉस्पिटल आना पड़ा। तो लिसन द कंप्लेंट्स। अब वो प्रेजेंटिंग कंप्लेन नहीं है, उसकी कंप्लेंट्स है। आप उसको टाइम दें, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। बाज़ औक़ात
डिफ़िकल्ट कंप्लेंट्स होती हैं तो आप उसको 30 सेकंड से ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो अब वो आपको अपनी कंप्लेन बताएगा, ठीक है। हो सकता है वो एक कंप्लेन बता के चुप हो जाए, वो कहे जी मुझे थकावट रहती है, या वो कहे जी मुझे बुखार महसूस होता है, या कहे जी जिससे में दर्दें होती हैं। तो या सीधा ही आपको कोई स्पेसिफिक कंप्लेन बताए कि मेरे जोड़ों में दर्द होता है। तो जो भी कंप्लेन बताए, एक कंप्लेन सुन के चुप नहीं कर जाना या उसी से आगे नहीं शुरू कर देना। आपने उसे कहना ठीक है अली साहब आपको जोड़ों में दर्द होता है, इसके अलावा कोई चीज़ नोट की हो। वो आपको बताएगा हाँ जी इसके साथ मुझे बुखार होता है, मेरी भूख नहीं लगती। तो आपने उसको 2 से 3 और क्वेश्चन देने, यानी कि पहले अच्छा जी पहला क्वेश्चन कि किन मसाइल की वजह से आप आए, फिर आपने पूछा अच्छा इन मसाइल के अलावा और कोई चीज़ आपने नोट की हो, अच्छा इसके साथ जोड़ों के दर्द के साथ बुखार के साथ कोई और चीज़ इसके अलावा आपने कोई ऐसी नोट की हो जो जिसकी वजह से आपको इमरजेंसी या ओपीडी आना पड़ा हो। तो इन शॉर्ट आपने उसकी जो भी 2, 3, 4 कंप्लेन है उसको पिक करना है। अब उसमें 2 तरह की कंप्लेन होगी, स्पेसिफिक एज वेल एज नॉन स्पेसिफिक। अब इसका कॉन्सेप्ट समझें कि ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बातें बता रहा हूँ, इसको आप ना ज़रा, ये वैसे है तो ये एक छोटी वीडियो में बता नहीं सकते, लेकिन देखें स्पेसिफिक कंप्लेन क्या है। मतलब होता है मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ये स्पेसिफिक कंप्लेन है। यही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की नॉन स्पेसिफिक कंप्लेन क्या होगी कि वो कहे जी कि मुझे थकावट रहती, चला नहीं जाता, इसे कहते हैं फटीगेबिलिटी। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। एक तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सांस का चढ़ना टिपिकल रिस्पिरेटरी कार्डियक या हिमेटोलॉजिकल कंप्लेन है, और एक है थकावट का रहना, ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है, फटीगेबिलिटी भी, ये नॉन स्पेसिफिक कंप्लेन है, ठीक है। लेकिन दोनों का वजन एक जैसा है तकरीबन, ठीक है। तो अगर पेशेंट आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बता दे तो फिर आप उसको फोकस करेंगे कि यार ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इसकी मेजर कंप्लेन। तो आपने स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक को डिफाइन। इसी तरह एक पेशेंट है वो कहता है जी कि मुझे जोड़ों में दर्द रहता है, ठीक है, तो एक स्पेसिफिक कंप्लेन है जोड़ों का दर्द। और एक बंदा कहता है जी मुझे जिस्म में दर्द रहता है, तो ये नॉन स्पेसिफिक कंप्लेन है। तो अब डिफरेंशियल नॉन स्पेसिफिक कंप्लेन, मिसाल के तौर पर मल्टीपल माइलोमा का पेशेंट है तो वो बॉडी जो है ना बोन पेन्स के अलावा बॉडी पेन्स के साथ भी आ सकता है। सो कुछ वो स्पेसिफिक कंप्लेन बताएगा, कुछ वो नॉन स्पेसिफिक कंप्लेन बनाएगा। कोशिश करनी है आपको जो उसने 4 या 5 कंप्लेन बताई हैं उसमें से 2 या 3 वो कंप्लेन पिक करें जिस पे आपके डिफरेंशियल बने, या जो आपको लगे कि यार ये ही इसकी कंप्लेन है, ठीक है। तो वो आप चीज़ें एक्सपीरियंस से सीखेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आपकी ये जो लिस्ट ऑफ कंप्लेन वो आपको बताएगा, दूसरे नंबर पे आपने जो उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन लिखनी है, यानी कि जैसे ही उसने 4 या 5 अपनी कंप्लेन बताई कि थकावट रहती है, जिससे में दर्द होता है, सांस चढ़ता है, आंखें पीली रहती हैं, जिसम पे खारिश होती है, तो इनमें से जो भी 3 या 4 इंपॉर्टेंट आपने कंप्लेन पिक करनी है प्रेजेंटिंग कंप्लेन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो गलत हो गई तो सारा लॉन्ग केस ही आपका जो है ना वो सिरे ही नहीं चढ़ेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा मैं क्या करूं। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करनी है कि उसकी कंप्लेंट्स को सुने। और स्पेसिफिक कंप्लेंट्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं, नॉन स्पेसिफिक कंप्लेन, जैसे फीवर है नॉन स्पेसिफिक कंप्लेन है, बॉडी एक्स है नॉन स्पेसिफिक कंप्लेन है, लेकिन सम टाइम ये इंपॉर्टेंट है, ये डायग्नोस्टिक इनर्शिया इनका ज्यादा होता है। तो आपने फोकस करना है कि क्या मैंने इसको प्रेजेंटिंग कंप्लेन में रखना है या नहीं रखना। तो कोशिश करें जो स्पेसिफिक कंप्लेन है, जॉन्डस है, येलोनेस ऑफ आइज है, डायरिया है, ठीक है, ये स्पेसिफिक कंप्लेन है। और इसी तरह हेमीप्लेजिया स्पेसिफिक कंप्लेन, इसी की नॉन स्पेसिफिक कंप्लेन है कि मुझे चला नहीं जाता, वीकनेस। तो आप ना कोशिश करें जो स्पेसिफिक कंप्लेन है उसको अपनी प्रेजेंटिंग कंप्लेन बनाएं। अगर नहीं है तो नॉन स्पेसिफिक को बना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप अप्लाई करेंगे, स्कीम आपके डिफरेंशियल्स बनते रहेंगे, ठीक हो गया। तो आई थिंक सो कि पहले लिसन करें कंप्लेन, और दूसरे नंबर पे लिखें राइट द प्रेजेंटिंग कंप्लेन्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपने कंप्लेन सुन ली, अगला स्टेप 1 है, 2 है या 3 है, या मैक्सिमम 3 से ज़्यादा आप कोशिश करें प्रेजेंटिंग कंप्लेन ना लिखें, बाकियों को उसके एसोसिएटेड डालें, 2 या 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो प्रेजेंटिंग कंप्लेन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वो आपने अपने पेपर के ऊपर लिख लेनी, ठीक है। तो अब बायोडेटा और ये लेके कम से कम 2 मिनट के अंदर अंदर आपने ये काम कर लेना। तो अब आप अपनी प्रेजेंटिंग कंप्लेन विद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वो आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे पेशेंट की ये प्रेजेंटिंग कंप्लेन। अब देखिए एरो में लेके जा रहा हूं इस तरफ, ये पास्ट हिस्ट्री। अब सबसे पहले सुने कि पास्ट हिस्ट्री में इंक्लूडेड क्या क्या होता है। आपने ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन लिख ली है। अभी आपने आगे उसकी HOPI हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस शुरू नहीं की, आप सबसे पहले पास्ट हिस्ट्री पे चले गए। बायोडेटा लिया, प्रेजेंटिंग कंप्लेन लिखी, पास्ट हिस्ट्री। अब पास्ट हिस्ट्री में 4 चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट है डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1, पेशेंट को कौन कौन सी क्रोनिक डिजीजेज हैं जो पहले से चल रही हैं, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, COPD को, वेल्वुलर लंग डिजीज, वेल्वुलर हार्ट डिजीज,
स्ट्रोक का पेशेंट है जो पहले से था अभी भी चल रहा है, तो जो भी उसकी क्रोनिक डिजीजेज हैं या कोई ट्रीटमेंट जो बड़े अरसे से वो ले रहा है, मिसाल के तो ब्लड थिनर मेडिकेशन वो जी मैं तो वारफेरिन ले रहा हूँ, या वो कहे जी मैं तो थायरॉक्सिन ले रहा हूँ, या जो है ना मैं तो बड़े अरसे से स्टीरॉयड ले रहा हूँ या मैं इनहेलर यूज कर रहा हूँ। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्रोनिक डिजीजेज और उनकी रेलेवेंट, बाज का तो वो डिजीज बता देगा, बाज का तो वो सिर्फ आपको बताएगा मैं ट्रीट, जैसे थायरॉक्सिन उसको पता होगा बस मैं थायरॉक्सिन ले रहा हूँ बड़े अरसे से, या मैं वारफेरिन ले रहा हूँ बड़े अरसे से, मुझे दिल का मसला है, तो हो सकता है वो आपको बता दे कि मेरे वॉल का मसला है इसलिए वारफेरिन ले रहा हूँ, या हो सकता है वो दिल का मसला है। तो जो भी क्रोनिक डिजीजेज हैं और जो भी जो क्रोनिक ट्रीटमेंट स्पेसिफिक ले रहा है वो आपने इधर लिखनी है। नंबर 1, अगर है पहले पूछे पेशेंट को कोई आप पहले से कोई बीमारी, कोई ऐसा मसला जो लंबे अरसे से चल रहा हो, या कोई आप लंबे अरसे से दवाई ले रहे हो, पहला क्वेश्चन है तो इधर लिख लें नंबर 1। नंबर 2, इससे पहले आप किसी अरसे किसी चीज़ के लिए ट्रीट हुए हो लंबे अरसे के लिए, जैसे कि टीबी है या कोई खुदा न खास्ता मिलिग्नेंसी है या कोई यरकान का इलाज कराया हो, तो वो आपको टीबी मिलिग्नेंसी तो पहले से ट्रीटेड डिजीजेज जो अब उसका मसला नहीं है लेकिन पहले ट्रीट हो चुके हैं, मिलिग्नेंसी है, कोई इन्फेक्शन है, अगर है तो वो आपने ले। तो पहला क्रोनिक डिजीज और ट्रीटमेंट जो अभी करंट ले रहा है, वो डिजीजेज जो पहले ट्रीट हो चुकी हैं ट्रीटेड डिजीजेज वो आपने लिखनी है। तीसरा नंबर, इससे पहले कभी आप किसी वजह से अस्पताल दाखिल हुए या आपकी सर्जरी हुई हो तो कोई ऐसा इवेंट है तो वो आपने मेंशन कर देना, ठीक है। चौथे नंबर के ऊपर हो सकता है कि जब आपसे पूछें हाँ जी कि आपको इससे पहले कोई मसला, यानी कि ये तो आपने बता दिया अभी आपको कोई मसला है, मिसाल के तौर पे हम ना पहले अभी कर लेते हैं कि आपने ना ये बायोडाटा लिया और पेशेंट की जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन थी ना वो कहता है कि मुझे एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, पेट मेरा फूल रहा है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है फॉर 1 मंथ, ठीक है। तो ये हमने ना अपनी कंप्लेन लिसन करके, प्रेजेंटिंग कंप्लेन के अंदर हमारी बहुत ज़्यादा कंप्लेन नहीं है, बस मैंने लिखा कि माई पेशेंट इज हैविंग एब्डोमिनल डिस्टेंशन फॉर 1 मंथ, ये मैंने इधर लिख लिया। तो मैंने उससे पूछा कि आपको पहले कोई बीमारी या कोई मसला जिसका दवाई, और वो डायग्नोसिस तो नहीं बना रहा कि मुझे डायबिटीज़ है, CLD, वो बताता है कि हाँ मुझे पहले ना जोड़ों का दर्द रहता है लेकिन वो ठीक हो जाता है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, मेरे हाथ सूज जाते थे, जोड़ सूजते थे, मैं जाता था, अक्सर टीका शीका लगाता था, मेरा महीना 2 महीना सही गुजर जाता है। तो वो कंप्लेंट्स फॉर विच पेशेंट इज टेकिंग ट्रीटमेंट बट नॉट द प्रेजेंटिंग कंप्लेन, ठीक है। यानी कि पेशेंट को कुछ कंप्लेन ऐसी हैं कि जिसका भी डायग्नोसिस नहीं बना, उसके लिए वो ट्रीटमेंट भी लेता है लेकिन वो उसकी अभी की प्रेजेंटिंग कंप्लेन नहीं है, क्योंकि वो कहता है मैं जाता हूँ ठीक हो जाता हूँ, मुझे कुछ मेरा अभी का मसला है, मेरा पेट फूल रहा है। तो आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन एब्डोमिनल डिस्टेंशन, तो आपने इन चारों में से जो चीज, यानी कि ये आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेन लिख ली थी बी तक, अब आप इस पास्ट हिस्ट्री वाले खाने में गए, उसमें से सिर्फ पिक कर लिया कि इन चारों में से कोई क्रोनिक डिजीज, ट्रीटेड डिजीज, सर्जरी एंड हॉस्पिटल एडमिशन एंड कंप्लेन्स फॉर विच पेशेंट इज टेकिंग ट्रीटमेंट बट नॉट डायग्नोज, इन चारों में से कोई चीज है तो वो आपने इधर लिख लेनी, ठीक हो गया। अब ये 4 इंफॉर्मेशन, ये एक प्रेजेंटिंग कंप्लेन और एक ये बायोडाटा, ये 3 चीजें आपके पास आ गई हैं। अब आप इस लेवल के ऊपर खड़े हुए हैं, ये प्रेजेंटिंग कंप्लेन वाला, ये पास्ट, अब इन तीनों को सामने रखते हुए बायोडाटा यानी कि उसका ऑक्यूपेशन या उसकी प्रेगनेंसी, मैरिड स्टेटस, उसकी पास्ट हिस्ट्री, उसकी जो ट्रीटमेंट वो, और उसकी जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन, इन तीनों को मिला के आप एक स्कीम अप्लाई करते हैं। स्कीम किसे कहते हैं? स्कीम कहते हैं कि जो पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेन है, अब हमने उसका डायग्नोसिस ढूंढना है कि उसको डिजीज क्या है, उसका कोई ऑर्गन फेलियर है, उसको कोई इन्फेक्शन है, उसका कोई मिलिग्नेंसी है, और उसकी उस डिजीज की क्या क्या कॉम्प्लेन, अब हमने उसकी अप्लाई द स्कीम ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन, ठीक है। अब मैं आपको वही मिसाल लेते हैं, तो अब देखें अब हम इसके साथ अपनी स्कीम को कैसे लेके चल रहे हैं। तो फ़र्ज़ करें एक पेशेंट है, फीमेल है, 24 ईयर्स ऑफ एज है, हमने उससे पूछा, उसने कहा हाँ जी मैं मैरिड हूँ। उससे पूछा बच्चे हैं, उसने कहा हाँ जी मेरी एक बेटी है। तो हमने पूछा उसकी उम्र कितनी है, उसने कहा जी 1 महीना। तो हमने कहा इसका मतलब 1 महीना पहले आपको हमल था? वो कहा हाँ जी बिल्कुल 1 महीना पहले मुझे हमल था। फिर हम उसने कहा मैं ER में आई थी। फिर हमने पूछा कि क्या मसला था, कंप्लेंट्स पूछी, उसने कहा थकावट रहती थी लेकिन मेन मसला था पेट फूलना शुरू हो गया था हमल के फ़ौरन बाद, 1 महीने से मेरा पेट फूल रहा है। तो अब उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या है? एब्डोमिनल डिस्टेंशन फॉर 1 मंथ। इधर से क्या है कि उसको 1 महीना पहले क्या था, उसको प्रेगनेंसी थी। अब हमने जब उससे पूछा कि आपको कोई पहले बीमारी है, को पहले आप किसी चीज़ का इलाज करा, उसने कहा हाँ हाँ मुझे है, मुझे बचपन से जो है ना दिल के वाल का मसला है, उसके लिए मैं वारफेरिन भी ले रही थी, और आजकल मुझे उन्होंने ना हेपरिन के ऊपर या क्लेक्सेन के ऊपर डाल दिया। तो अब देखें
तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई। कैसी कि उसका एक तो पोस्टमार्टम फेज है, दूसरा उसको पहले वेल्वुलर डिजीज है, और अब वो अब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ आ गई। इन दोनों को सामने रखते हुए स्कीम अप्लाई करनी है बॉडी स्वेलिंग की। तो स्कीम का मतलब ये कि हमने बॉडी स्वेलिंग का डायग्नोज, बहुत सारे डिफरेंशियल की लिस्ट हमारे जेहन में आ जाएगी। तो उसमें से इन दोनों को अगर सामने रखें, एक तो हो सकता है वो पेशेंट हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के साथ आ गई, ठीक है, कि उसको वेल्वुलर डिजीज वर्स हो गई है प्रेगनेंसी के बाद, अब वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ, उसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी पोस्टमार्टम फेज के अंदर है, उसको वेल्वुलर लीजन तो था ही था, अब उसको डीसीएमपी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, पोस्टमार्टम कार्डियोमायोपैथी हो गई है, उस वजह से वो एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ आ गई। तीसरी पॉसिबिलिटी कि उसको कोई बर्ड कैरी सिंड्रोम, हमने पता कि जब उसको मजीद खंगाला तो पता चला उसको येलोनेस ऑफ आइज भी था, पेन भी एब्डोमिनल, उसकी टेंडरनेस भी थी, उसको कोई बर्ड कैरी सिंड्रोम तो वो हो गया। तो बताने का मकसद ये है कि ये बायोडेटा और पास्ट हिस्ट्री और जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है वो आपको डिफरेंशियल्स की लिस्ट देती है। तो इसलिए आपने ये जहन में रखते हुए फिर आपने उसकी हिस्ट्री लेना शुरू करना है। तो आप अब ये लिखा मैंने, बायोडेटा प्लस पास्ट हिस्ट्री विल हेल्प टू मेक द लिस्ट ऑफ डिजीजेस। ठीक हो गया। अगली बात, दूसरा केस, इसी को हम किसी और तरह लेते हैं मिसाल के तौर पे। इसको हम ऐसे लेते हैं कि एक पेशेंट है, फीमेल है, 24 ईयर्स ऑफ एज है, और वो कहती है हाँ मैं मैरिड हूँ 2 साल से, लेकिन अभी कोई मैंने कंसीव नहीं किया, और एडमिटेड बाय ओपीडी हुआ है। और फिर हमने पूछा आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट का, उसने कहा जी मुझे एब्डोमिनल डिस्टेंशन है। कब से एब्डोमिनल डिस्टेंशन? उसने कहा जी 1 मंथ से। कोई प्रेजेंटिंग कंप्लेंट वही है, सिनेरियो चेंज हो गया, है फीमेल, अब वो पोस्टमार्टम फेज में नहीं है, मैरिड है, लेकिन अभी उसने कंसीव नहीं किया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है। फिर हमने पूछा अच्छा आपको पहले से कोई पुराना मसला? उसने कहा नहीं मुझे तो कोई ऐसी बीमारी, कोई ट्रीटमेंट नहीं, पहले कोई टीबी या कोई और जिसका आपने इलाज करा? उसने कहा नहीं ऐसा भी कोई नहीं, अस्पताल दाखिल हुई मैं नहीं, अस्पताल भी नहीं दाखिल हुई, कोई सर्जरी नहीं हुई, कोई फिर किसी वजह से डॉक्टर के पास, हाँ मैं डॉक्टर के पास जाती थी। अब ये सुने कंप्लेंट्स, हाँ मैं डॉक्टर के पास जाती थी 1-2 सालों से, क्योंकि मुझे ना जोड़ों में दर्द रहता था, अक्सर मेरे हाथ सूज जाते थे, जोड़ ऐसे ऐसे मोटे हो जाते थे, फिर मैं ऐसे जाती थी, वो मुझे 2-4 हफ्ते की दवाइयाँ देती, मेरा महीना डेढ़ अच्छा गुजर जाता है, फिर मैं ठीक हो जाती। यानी कि उसको इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, लेकिन ये उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन नहीं है। उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन है एब्डोमिनल डिस्टेंशन के, 1 महीने से मेरा पेट फूल गया। अब क्या क्या डिफरेंशियल आ सकते हैं? अब ये डिफरेंशियल जेन में आया कि उस पेशेंट को एसएलई है, अब एब्डोमिनल डिस्टेंशन उसको साथ स्टार्ट हो, यानी कोई इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है पेशेंट को, और अब उसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन, और साथ उसको 2 ईयर्स से कंसीव, वो ऑटोइम्यून प्रोसेस चल रहा है, एसएलई आरए या कोई और चीज़ है, ऑटोइम्यून प्रोसेस, और अब उसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन सीरोसाइटिस की वजह से भी हो सकती है, एसएलई एसोसिएटेड हो सकता है, उसको ल्यूपस नेफ्राइटिस डेवलप हो रहा हो। तो हमारे पास एक डिफरेंशियल्स की लिस्ट बनना शुरू हो। तो लेकिन ये 2 चीज़ों ने हमारी डिफरेंशियल्स की लिस्ट को ऑगमेंट करना शुरू कर दी। ठीक है, अब एक और केस सुनते हैं जिसमें हमें ये वाली पास्ट हिस्ट्री हमारे लॉन्ग केस को ख़राब भी कर सकती है। अच्छा, मेरी मिसालें सुनते जाएं, एग्जाम्पल सुनते जाएं, और आखिर में फिर मैं आपको नट शेल बता दूंगा कि आपने बस सिर्फ सुनते जाएं कि ये चीज़ें हेल्पिंग भी हैं। और अगली बात कि बायोडेटा एंड पास्ट हिस्ट्री कैन आल्सो डिस्ट्रैक्ट, कि ये जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि हमारा डिफरेंशियल बन रहा है, तो ये हमें डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है। वो उसकी मिसाल सुने, वो कैसे कर सकते हैं। उसकी मिसाल ऐसे है जी कि फ़र्ज़ करें कि एक मेल पेशेंट है और 42 ईयर्स ऑफ एज का, ठीक है जनाब, फ़र्ज़ कर लेते हैं 42 ईयर्स ऑफ एज है, लेबरर बाय ऑक्यूपेशन है, स्मोकिंग भी करता है, और मैरिड है, बच्चे भी हैं उसके, और ईआर से एडमिट हो गया। तो हमने पूछा उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन, तो उसने कहा जी माई प्रेजेंटिंग कंप्लेन इज एब्डोमिनल डिस्टेंशन फॉर 1 मंथ। ये हमें प्रेजेंटिंग कंप्लेन मिल गई, हम इस पोर्शन पे रुक गए। अब हम चले गए कि भी अच्छा इसकी पास्ट हिस्ट्री भी देख लें। तो हमने पूछा आपको पहले से कोई पुराना मसला है? उसने कहा हाँ मुझे पहले ना एक दफ़ा यरकान हुआ था, हेपेटाइटिस सी यरकान टेस्टों में आया था, मुझे है हेपेटाइटिस सी है। तो एक दफ़ा अल्ट्रासाउंड कराया था, उन्होंने भी बताया था जिगर के ऊपर है, कोई है आपका मसला। अच्छा, उसके लिए आपने कोई नहीं पीसीआर कोई नहीं कराया, ट्रीटमेंट कोई नहीं ली मैंने। इसके अलावा आप कभी सर्जरी को हॉस्पिटल नहीं, मैं पहले कभी अस्पताल नहीं गया, कोई और मसला जिसके लिए आप डॉक्टर जी कोई नहीं। तो ये चारों चीज़ें हमने रूल आउट कर ली। तो अब हमें पता चला पेशेंट को साल पहले हेपेटाइटिस सी डायग्नोज हुआ था, और उसको ना उसको अफेक्शन कोई अल्ट्रासाउंड पे मिली थी, और अब वो एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ आ गया। तो अक्सर स्टूडेंट खुश हो जाते हैं, लो जी मेरा केस सिरोसिस का आ गया। तो उसको हेपेटाइटिस सी था, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, अब सिरोसिस, सीधा सीधा काम ख़त्म हो गया, और बस वो फिर सीधा शुरू हो जाएंगे। अच्छा, साथ आपको कभी खून की उल्टी आई हो, कभी आपका पेट फूला हो, आंखें पीली हुई हो, आप बेहोश हो गए हो, खून की कमी हो गई हो,
कभी आपकी एंडोस्कोपी हुई हो, खून दिया हो, लिया हो, मतलब वो बस सिरोसिस के ऊपर ही फंस जाते हैं, ठीक है। और पता ये चलता है कि उन्होंने पेशेंट से कार्डियक हिस्ट्री नहीं ली, उन्होंने बस वो इस पास्ट हिस्ट्री और इस इंफॉर्मेशन के ऊपर, अपने बायोडाटा के ऊपर, बस वो एक ही डिफरेंशियल के ऊपर खड़े रह गए कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन इसको हुई सिरोसिस के। उन्होंने हार्ट की हिस्ट्री नहीं ली। वो पता चले जी कि वो तो उसको वो जब लेटता था तो वो कहता मुझे तो ऑर्थोपनिया हो जाता था, पीडल एडीमा पहले शुरू हुआ था, फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन शुरू हुई थी, 10 कदम चलता हूँ तो सांस चढ़ जाते हैं, दर्द भी शुरू हो जाता है। तो उसने, वो तो डीसीएमपी था, उसको कंजेस्टिव हार्ट, अभी तो सिरोसिस नहीं डेवलप हुई, उसको तो पहले कार्डिक की वजह से उसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन, उसका मेन मसला तो सीसीएफ है। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि आपने पेशेंट की सही हिस्ट्री नहीं ली और वो आपको बताए कि जी मुझे तो साथ बुखार भी रहता है, मेरा पेट भी फूल रहा है, और आप उससे पूछते तो पता चलता ना, तो वो कहता है जी हाँ मेरा तो पेट भी फूलता है और मुझे जो है ना बुखार भी रहता है, हल्का हल्का रात को बढ़ जाता है, और अक्सर बुखार के लिए भी मैं टीके गोलियां लेता रहता हूँ, खांसी भी रहती है खुश्क खुश्क। और उसके बेटे को पहले टीबी भी हो चुकी है। वो पता चला वो तो था एब्डोमिनल टीबी का केस, और हमने उसको, चूंकि वो हेप सी था, अल्ट्रासाउंड पे भी आया हुआ था, और हमने उसको सिरोसिस ही बना दिया, सिर्फ हमने उसको सिरोसिस ही बना दिया और सारा सिरोसिस का लॉन्ग केस बना के एंड तक लॉजिक ये सिरोसिस। तो अब ये जो मैंने आपको मुख्तलिफ केसेस बताए हैं, तो आपको पहला मैसेज क्या दिया है, बायोडाटा में ये दो चीज़ें, फिर कंप्लेन सुने, उसमें से इंपॉर्टेंट जो कंप्लेन, अच्छी कंप्लेन्स हैं जिससे डायग्नोसिस जो उसकी मेन कंप्लेन है उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन लिखें, 1 2 या 3, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखें। फिर पहले पास्ट हिस्ट्री के जो उसके इवेंट हैं ये पूछें, इसको और इसको मद्देनजर रखते हुए जो डिजीजेस बनती हैं पहले वो रूल इन या रूल आउट करें। उसके बाद जस्ट प्रेजेंटिंग कंप्लेन के ऊपर फोकस करें कि अदर देन इन दोनों के अलावा उसको क्या हो सकता है। जैसे कि अभी जो हमने केस डिस्कस किया जिसको हमने एब्डोमिनल टीबी, आपने यानी कि एक स्टूडेंट ने सिर्फ सिरोसिस ही बना दिया कि उसको पहले हेप सी था, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुआ, तो बस उसने सारी सिरोसिस का लॉन्ग केस बना के और आखिर में लॉन्ग केस फेल हो गया। तो अब अगर वो फर्ज करें उसको ये सिरोसिस को हटा दें, कि उसको सिरोसिस या सीएलडी, कंपनसेटेड सीएलडी कुछ भी नहीं है, तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन की जब हिस्ट्री हमने शुरू की तो उसने हमें बताया हाँ मुझे इसके साथ बुखार भी होता है, पेट में दर्द भी होता है, भूख भी नहीं लगती, वजन भी कम होना शुरू हो गया, गिल्टियां भी हैं, बेटे को टीबी भी था। तो अब हमने उसकी एब्डोमिनल यानी कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन की पहले ट्रांसुडेटिव कॉजेज यानी कि जो अप्रोच, हमने अप्रोच लिखनी है उसकी, कि पहले उसकी ट्रांसुडेटिव, उसका हार्ट, उसका कॉर पल्मोनल पर किडनी, उसकी मेल एब्जॉर्प्शन और उसका जो है ना लीवर, पहले हमने उसकी ट्रांसुडेटिव कॉजेज की हिस्ट्री ली। फिर हमने उसकी एक्सुडेटिव के, यंग पेशेंट है 40 ईयर्स में, हो सकता है उसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ कोई एसएलई के साथ उसके ज्वाइंट पेन की हिस्ट्री ली। उसकी हमने टीबी की, एचआईवी की इन्फेक्शंस की हिस्ट्री ली। हमने उसको लिम्फोमा, हेमाटोलॉजिकल मेलिग्नेंसी के लिए देखा, एब्डोमिनल मेलिग्नेंसी को, प्रोस्टेट की कोई सिम्टम्स, कोई टेस्टिकुलर स्वेलिंग, हमने उसको, तो हमने इन दोनों की डिजीजेज और बाकी जो सिर्फ एब्डोमिनल डिस्टेंशन के लिहाज से हो सकता है उस लिहाज से पूरा उसका, हमने उसकी जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है कि पास्ट हिस्ट्री और बायोडाटा के हिसाब से जो उसके डिफरेंशियल रूल इन या रूल आउट होंगे पहले हमने वो, और इसके अलावा अगर इन दोनों को निकाल दें तो इसके अलावा जो डिजीजेज उसके प्रेजेंटिंग कंप्लेन में हो सकते हैं हमने उसकी हिस्ट्री भी लेनी है। तो आखिर में हमारे पास 5 या 6 या 7 डिजीजेज बचेंगी, उसमें से 2-3 हमारे डिफरेंशियल में रूल इन आ जाएंगी और बाकी 5-6 रूल आउट हो जाएंगी। ठीक है, जो रूल इन हुई हैं वो हो सकता है कि वो इन दोनों के साथ अफेक्टेड भी हो सकता है वो लैदा हो। जैसे इसमें हमारा डायग्नोसिस ये भी हो सकता है कि ये 45 ईयर्स का मेल पेशेंट एब्डोमिनल डिस्टेंशन जिसको पहले हेप सी स्क्रीनिंग पे और अल्ट्रासाउंड पे निकला था, वो सिरोसिस ऑफ लीवर भी हो सकता है, वो एब्डोमिनल टीबी भी हो सकता है, वो एब्डोमिनल मेलिग्नेंसी भी हो सकता है वो नेफ्रोटिक हो। तो ये आपको मैसेज देना था। ठीक है, तो ये आपने पहले और ये सारी चीजें हो। अब आपने इधर अपनी जो भी डिफरेंशियल HOPI कंप्लीट कर लिया, आपने 1 या 2 डिफरेंशियल, 3 डिफरेंशियल वो बना लिया और जो रूल आउट किए वो एक साइड के ऊपर आपने ये प्लस डिजीजेज इधर लिख ली, नेगेटिव डिजीजेज आपने इधर लिख ली। ठीक है, तो ये दूसरा मैसेज है, राइट द अप्रोचेज ऑफ कंप्लेंट्स, मुख्तलिफ कंप्लेंट्स की अप्रोचेज लिखें। ठीक, मिसाल के तौर पे ज्वाइंट पेन की लिखें, राइट जो है ना हेमीप्लेजिया के लिखें, पैराप्लेजिया के लिखें, फिट्स की लिखें, जॉन्डिस की लिखें, ब्लीडिंग डायथीसिस की लिखें। वो हम आपको, मैं एक एक करके ना सबकी 5-5 मिनट की वो सिर्फ अप्रोच है वो मैं आपको बताऊंगा। तो बस आपने वो इधर अप्लाई करना है। ये है आपका लॉन्ग केस, ये है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, जो आपने डायग्नोज कर लिया
कि मेरे पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, उसका डायग्नोसिस ये है, ठीक होगा। अब आपने डायग्नोसिस बना लिया, अब फिर मैंने दोबारा एरो लगाया हुआ कि आप पहले इधर गए, इसमें से इसको मतलब वापस आए, अपने डिफरेंशियल बनाए प्रेजेंटिंग कंप्लेन के, अब आप डिफरेंशियल बनाए, अब फिर आपने सेकंड टाइम फिर पास्ट हिस्ट्री में दोबारा जाना है। अब क्या करने जाना है, जो चीजें उसकी पास्ट हिस्ट्री में आई थी, मिसाल के तौर पे उसकी पास्ट हिस्ट्री में आया कि वो कह रहा है मैं डायबिटिक था और मैं इंसुलिन पे हूँ, तो अब आपने उसकी डायबिटीज की हिस्ट्री लेनी है, जस्ट फोकस्ड हिस्ट्री। अच्छा, आपको कितने साल से शुगर है? मुझे जी 10 साल से शुगर है। पहली दफा शुगर का कैसे पता चला था? यानी कि हमने देखना टाइप 1 है, टाइप 2 है, तो वो बताएगा जी मुझे टाइप 1 डायबिटीज हुई थी। अच्छा, किसने डायग्नोज किया था इन अलामत की? और डॉक्टर ने किया था। किन टेस्टों से किया था? HbA1c कराया था। अच्छा, शुरू से इंसुलिन या गोलियां? शुरू से इंसुलिन दी। अच्छा, फिर हमने उसके माइक्रो और मैक्रो वास्कुलर कॉम्प्लिकेशन का पूछा, ठीक है। इसी तरह अगर फर्ज करें हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी आ गया था, तो हमने डायग्नोज, यानी कि इधर तो अब्डोमिनल डिस्टेंशन का तो डायग्नोसिस बना लिया कि ये सिरोसिस भी हो सकता है और सेकंड अब्डोमिनल टीबी भी हो सकता है। अब हम वापस गए कि जो क्रोनिक हेप सी इसको हुआ था, तो वो कंफर्म किसने किया था? वो कहेगा जी अल्ट्रासाउंड पे भी हुआ था, मैंने स्क्रीनिंग भी की। पीसीआर हुआ था? नहीं, पीसीआर नहीं हुआ था। उस वक्त पेट में पानी था, उस वक्त आंखें पीली थी, को उल्टी मतली आई थी, सिरोसिस उस वक्त क्या था, या अब इस वक्त ये अलामात किस हद तक है कि जो उसका क्रोनिक हेप्सी चल रहा है वो क्रोनिक लीवर डिजीज में है, कंपनसेटेड सिरोसिस में है, डीकंपनसेटेड सिरोसिस में। एक चीज। नंबर 2 कि ठीक है हेप्सी तो उसका था, हो सकता है उसको सिरोसिस किसी और वजह से, अब फिर से अगर उसको हेप्सी था तो यहाँ पे वो 2-4 जो क्वेश्चन पूछने होते हैं, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, रेजर कौन सा यूज करते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री, और ब्लड दिया हो, लिया हो, टैटू वगैरह बनाए हो, वो जल्दी जल्दी पूछने। और सिरोसिस के बाकी डिफरेंशियल अदर देन हेप्सी, कि जब आपको जो है कोई जोड़ों में दर्द होता हो, अल्कोहल तो नहीं पीते, कोई लिपिड प्रोफाइल कराया हो आपका, यानी कि वही सिरोसिस के अदर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, अल्कोहलिक, विल्सन, अकॉर्डिंग टू एज हमने बाकी चीज़ों को भी इधर रूल आउट करना। सो प्रेजेंटिंग कंप्लेन का भी डायग्नोसिस बनाना है, और जो पास्ट हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं जिसको हम इंपॉर्टेंट कहलाते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, सी, डायबिटीज या SLE, उसकी क्या कंडीशन है, कैसे डायग्नोज हुआ, ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स कैसा है, तो वह हमने उसकी भी छोटी सी हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। तो यानी कि वो डिजीज किस वजह से है, उसकी ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स क्या और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन इसमें। तो आपने दोबारा इधर जाके वो वाली चीज़ें भी इधर लिख लेनी है कि इसकी SLE डायग्नोज्ड बाय ANA, इनिशियली हैड ज्वाइंट पेन एंड अनीमिया, और वेल कंट्रोल टेकिंग ट्रीटमेंट विद गुड कंप्लायंस, नाउ विद प्रेजेंटिंग प्लेन अब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक। तो ये चीज़ें आपने इस तरह डेटा इकट्ठा करना है, ठीक है। तो अब आपने दूसरा भी पूरा कर लिया, तीसरा, ये दोनों चीज़ें, उसके पास्ट हिस्ट्री के भी डायग्नोसिस बन गया, लॉन्ग केस की प्रेजेंटिंग ये भी आपने तकरीबन डायग्नोसिस बना लिया। अब आप आ जाए कि ये जो सिस्टेमिक इंक्वायरी, अब इसका क्या फ़ायदा है। अब सिस्टेमिक इंक्वायरी में सबसे पहले याद रखें कि इसके अंदर ना टोटल 9 सिस्टम होते हैं, आमतौर पे 1-2 स्टूडेंट ज़्यादा भी डाल लेते हैं। इसी सीक्वेंस में आपने याद रखना और लिखना है कि जनरल इंक्वायरी के क्वेश्चन CVS, रिस्पिरेटरी, GI एंड हेपेटोबिलरी, CNS, नेफ्रो एंड यूरोजेनिटल सिस्टम, रूमाटोलॉजी, स्किन एंड आई, हीमाटोलॉजी एंड एंटोक्राइनोलॉजी। ये 9 सिस्टम है। इसी तरह आपने अपने ब्रेन के अंदर फिक्स करने हैं कि आपके जेहन के अंदर जैसे ही मैं कहूँ कि कौन कौन, तो आपको पता हो कि ये 9 सिस्टम है। अब अगला स्टेप, आप ये पीछे से कर चुके हैं, अब इसमें से क्या करना है। अब आपको सबसे पहले मेमोराइज करने, जैसे आपने इधर अपनी लॉन्ग केस के लिए अपनी अप्रोचेस लिखनी है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की, ज्वाइंट पेन की, वीकनेस की, फिट्स की, बॉडी स्वेलिंग की, येलोनेस ऑफ आइज की, इसी तरह आपने मेमोराइज करने स्क्रीनिंग क्वेश्चन। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ जी कि रिस्पिरेटरी सिस्टम स्क्रीन करें इसका। प्रेजेंटिंग कंप्लेन तो उसकी हेमीप्लेजिया था, लेकिन अब आप हेमीप्लेजिया वाला लॉन्ग केस अप्रोच लगा के आप इधर सिस्टेमिक इंक्वायरी पे आए हैं, तो आप उसका रिस्पिरेटरी सिस्टम कैसे स्क्रीन करेंगे, कोई 2-4 क्वेश्चन पूछे तो अपर रिस्पिरेटरी के लिए आप उससे सादा सा पूछ लेंगे कि हाँ जी नज़ला ज़ुकाम तो नहीं रहता, गला ख़राब तो नहीं रहता, केरा तो नहीं गिरता, खांसी वगैरह तो नहीं रहती, सांस तो नहीं चढ़ता, ठीक है। तो ये जो हम जब सिस्टेमिक इंक्वायरी करते हैं ना, आमतौर पे इसमें लीडिंग क्वेश्चन भी चल रहे होते हैं, तो ओपन भी हो सकते हैं लीडिंग भी, या जैसे आपको चलते हुए कोई मसला तो नहीं है, यानी कि हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का पूछ रहे तो CVS और रिस्पिरेटरी दोनों, तो आमतौर पे लीडिंग भी हो सकते हैं और ये ओपन क्वेश्चन भी हो सकते हैं। लेकिन आपने कुछ 2-2, 4-4 क्वेश्चन हर सिस्टम के याद करने जिससे वो सिस्टम स्क्रीन हो जाए। ऐसी मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ कि जी इसका फ़र्ज़ करें कि आप इसका जो है ना स्क्रीन करें, CVS स्क्रीन करें, तो आप उससे यही पूछेंगे जी आप चलने में कोई मसला होता है,
वो पहले बताएगा नहीं चलने में तो कोई मसला नहीं होता। फिर आप थोड़ा सा लीड को पूछ लेते हैं, अच्छा चलते हुए कोई सांस तो नहीं चढ़ता, सीने में दर्द तो नहीं होती, वो कहेगा नहीं होती। फिर आपने कहा अच्छा लेटने से कोई मसला होता है, वो कहेगा लेटने में, वो नहीं बता पा रहा तो आप कहेंगे लेटने से सांस में दुश्वारी होती हो, जो बैठे तो ठीक हो जाती हो। या इसको आप पूछें, वो कहेंगे दुश्वारी हो, हाँ लेटने से दुश्वारी होती है। तो फिर पूछें कैसे ठीक होती है, तो अगर तो वो बता दे कि बैठने से ठीक हो जाती है, वेल एंड गुड, स्क्रीन होगा कि इसको PND हो रहा है। अगर नहीं प्राप्त हो जाए, तो अगर आप बैठ जाए, सांस आ रहा हो बैठ जाए, तो फिर क्या फर्क पड़ता है, वो कहेगा फिर मैं ठीक हो जाता हूँ। तो आप लीडिंग और ओपन हर सिस्टम के अलग स्क्रीनिंग क्वेश्चन है, 3-3 4-4, वो आपने याद करने हैं, जो कि हार्ड साइन है। ऑर्थोपनिया, PND, पीडल एडिमा, चेस्ट पेन, CBS की स्क्रीनिंग है, ठीक है। अब इसी तरह मिसाल एंडोक्रिनोलॉजी की मिसाल ले लेते हैं। आपने एक पेशेंट का एंडोक्रिनोलॉजी में थायराइड स्क्रीन करना है, तो वो एक गर्मी सर्दी का फर्क, दिल की धड़कन, पसीने, वजन का बढ़ना, वजन का कम होना, थायराइड स्क्रीन हो जाएगा। एड्रीनल स्क्रीन करना है, एड्रीनल इनसफिशिएंसी, तो हम उनसे पूछेंगे कि अच्छा आपका, अगर आप बैठे हो तो खड़े हो को मसला होता है, हाँ वो बताएगा मुझे चक्कर आ जाते हैं, इसका ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो रही है। अच्छा आपका ब्लड प्रेशर कैसा रहता है, वो लोअर साइड पे रहता है। अच्छा इसके अलावा कोई और मसला, हाँ कभी बेहोशी हुई हो, हाँ किस वजह से हुई, वो कहेगा कि पता नहीं चलता, इमरजेंसी जाता हूँ, टीके लगाते हैं। तो अच्छा आपको मीठा ले ले फिर भी ठीक होगा, हाँ इसका हाइपोग्लाइसीमिया भी हो रहा है, हाइपोटेंशन भी है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, इसका इसको एड्रीनल इनसफिशिएंसी। सो इस तरह आपने 2-2 3-3 क्वेश्चन हर चीज के, ये जो 9 सिस्टम है ना, उनके स्क्रीनिंग क्वेश्चन याद करने हैं। दैट कैन बी लीडिंग क्वेश्चन, दैट कैन बी ओपन एंडेड, वो आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेके चलते हैं। बाज़ का टाइम हमारे पास छोटा होता है, तो हम फिर थोड़ा टाइम होता है हमारा, इधर इतना टाइम लग जाता है कि हम इन सिस्टम को स्क्रीन करने के लिए लीडिंग क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं। तो ये पूछ सकते हैं, अगर आपका पहले डिफरेंशियल हो गया, टाइम थोड़ा है, तो लीडिंग पूछ सकते हैं। लेकिन कोशिश करें बहुत हर क्वेश्चन लीडिंग ना, उसमें कुछ ना कुछ आप उसको जो है ना ओपन क्वेश्चन भी पूछे, ताकि पेशेंट खुद अपना बताए, आप ही ना उसको लीड कर दें और आपके पिछले डिफरेंशियल भी खराब हो जाए। एक बात। दूसरे मैसेज इस पॉइंट में, सिस्टेमिक में, ये कि बहुत सारी चीजें आप इधर ना डिफरेंशियल जब इसके प्रेजेंटिंग कंप्लेन के पूछ रहे होंगे ना HOPI में, इसमें बहुत सारे सिस्टम आप रूल आउट कर चुके होंगे। मिसाल के तौर पर आपका पेशेंट जो है ना अब्डोमिनल डिस्टेंशन का है, जैसे अभी हमने प्रेजेंटिंग कंप्लेन में मुख्तलिफ केस डिस्कस किया, तो मोस्ट प्रोबेबली आप उसका CVS, आप उसका रिस्पिरेटरी, आप उसका GI, हेपेटोबिलरी और नेफ्रो, यानी कि उसके नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये चीजें आप उसके रूल आउट कर चुके होंगे। जनरल इंक्वायरी हो सकता है रह गई हो, CNS रह गया हो सकता है कोई रोमाटोलॉजी, स्किन, आई के क्वेश्चन रह गए हो। हीमाटोलॉजी भी बॉडी स्वेलिंग में आप आमतौर पे खून की कमी, बोतलें लगवाई हो, बुखार रहता हो, लिम्फोडिन, वो पूछ चुके होते हैं। तो अगर जो सिस्टम आपने HOPI में अप्रोच में स्क्रीन कर ली है ना, उसके क्वेश्चन की रेपिटेशन नहीं करनी। इसके लिए आपका अलर्ट होना जरूरी है। बस आपको पता हो, बस आप टिक मार लें कि यार ये मैं पूछ चुका हूँ, इट्स ओके। CNS रह गया, उसके क्वेश्चन करें, झटके, दौरे, बेहोशी, गनूदगी, कोई सर में दर्द, आंखों में दो दो नजर आना, तो वो स्क्रीन करें, को मिल जाए रेलिवेंट तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज छोड़ दें, ठीक है। इसके ऊपर भी आपने 1 से 2 मिनट ज्यादा नहीं लगाने। ये आप अगर इसमें अच्छे हैं ना, ये जो डिफरेंशियल बनाने में, तो इसमें बस थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, ये जल्दी से स्क्रीन हो जाएगा। लेकिन ये 9 चीजें आपके जहन में हो कि ये आपने इसी लाइन में लिखने हैं, और हर सिस्टम को स्क्रीन करने के लिए 2-2 4-4 5-5 क्वेश्चन ओपन और लीडिंग आपके जहन में होना चाहिए कि अगर मुझे रूमाटोलॉजी स्क्रीन करनी पड़े तो मैं कैसे स्क्रीन करूंगा, ठीक है ना। कि पेशेंट तो मेरा वीकनेस ऑफ राइट हाफ का है, यंग पेशेंट है, अब मैं उसमें रूमाटोलॉजी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कैसे स्क्रीन करूंगा, तो उसमें 2-4 क्वेश्चन, कोई जोड़ों का कोई मसला होता है, हाँ जी जोड़ों में दर्द होता है, सूज जाते हैं, अच्छा कोई नाखूनों का रंग रेनॉल्ड वगैरह होता है, ठीक है, कुछ जिल्द के ऊपर दाग धब्बे, कुछ रैश वगैरह बनते हैं, कुछ कभी पाँव के अंदर किसी पाँव के अंदर सोज आई हो, एक में या दोनों में, नहीं जी है, अगर है तो कैसे क्या पता चलता, कोई खून जम गया था, अल्ट्रासाउंड। तो मतलब 2-2 4-4 क्वेश्चन आप इसके पूछे रेलिवेंट टू प्रेजेंटिंग कंप्लेन, कि आपका वो सिस्टम स्क्रीन हो जाए। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो अभी तक आपने बायोडेटा, प्रेजेंटिंग कंप्लेन, HOPI, पास्ट हिस्ट्री के साथ इन दोनों को मिला के अपने डिफरेंशियल की लिस्ट को कैसे बेहतर किया जा सकता है वो आपने सीख लिया। सिस्टेमिक इंक्वायरी को कैसे यूज करना ये आपने सीख लिया। अब आप यहां तक जब पहुंचेंगे ना इसमें, तो तकरीबन आपका 9 मिनट तकरीबन गुजर चुके होंगे। 9 मिनट के अंदर ये काम आपने सारा करना है आपने, ठीक है। पेशेंट का डायग्नोसिस बना लेना है, तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। अब आपके पास 2 मिनट बचेंगे। अब आप इस कॉलम से, और ये आपको मैसेज ये है कि आप साथ के साथ इंपॉर्टेंट चीजें लिखते जाएं। जैसे आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेन अपनी जो बनाई है वो लिख लें, नहीं तो आप भूल जाएंगे। और आपने जो डिजीजेज अपनी रूल इन किए हैं कि आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेन के लिहाज से ये 2-3 बीमारियां या डिजीजेज मेरी टॉप पे, वो प्लस लिख के वो इधर लिख लें। और जो रूल आउट कर दी हैं
हिस्ट्री के साथ कि ये मैंने ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो आप नेगेटिव के साथ 1 2 3 4 5 जो भी है वो इधर लिख दें, नेगेटिव डाल के ऊपर वो नीचे उनके नाम लिख दें छोटे छोटे। अगर आप याद रख लेते हैं तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा अच्छा है, दैट्स फाइन। तो फिर बताना भी आपने ऐसे ही है। तो जो आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन पहले वो बताएं, फिर बताएं कि पास्ट हिस्ट्री में माय पेशेंट इज अ नोन केस ऑफ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एसएलई, हेपेटाइटिस बी, टेकिंग ट्रीटमेंट, नॉट टेकिंग ट्रीटमेंट, नाउ प्रेजेंटेड विद दिस। और फिर आगे जो आपके डिफरेंशियल टॉप के हैं पहले उनके स्पोर्टिव एविडेंस दे के फिर इंपॉर्टेंट नोज बोल दें, और उसके बाद फिर इधर की जो एसएलई या डायबिटीज़ की हिस्ट्री है वो आप बोल दें, इंपॉर्टेंट सिस्टेमिक इंक्वायरी में से जो कुछ मिला वो बोल दें, अदरवाइज बता दें जनरल इंक्वायरी, सीवीएस, रिस्पिरेटरी हिस्ट्री इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, बस इतना बोल दिया। दोस्तों मैंने अब बताने का भी आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ, और जैसे आपने लेना है वो भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो अब आप चौथे नंबर पे पहुंचे, 10 मिनट हो चुके थे, अब आप आ गए 5वें कॉलम पे। यहाँ के ऊपर अब आप 5 चीज़ें हैं, ट्रीटमेंट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, ट्रैवल एंड कॉन्टैक्ट हिस्ट्री। इसको ऐसे लिख लें, ट्रीटमेंट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, ट्रैवल एंड कॉन्टैक्ट हिस्ट्री। अब ये इसको रट्टा भी लगाना आपके जहन में होना चाहिए कि ये चीज़ें मैंने आस्क करनी। अब क्वाइट पॉसिबल है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे सिस्टेमिक इंक्वायरी बहुत सारी आप पहले आस्क कर चुके होंगे, कि इन 5 चीज़ों में से भी आप बहुत सारी चीज़ें पहले आस्क कर चुके हो। मिसाल के तौर पे आपका पेशेंट था फीवर का, तो हो सकता है कि फीवर वाले पेशेंट में आपका डायग्नोसिस टीबी या एचआईवी था, तो आप उसकी ट्रैवल और कॉन्टैक्ट हिस्ट्री वो आपने वहीं पूछ लेनी है। ठीक है, अगर आपके जहन में एचआईवी है कि आपका डिफरेंशियल फीवर का पेशेंट है और आप उसको एचआईवी सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री का आपने इधर आने का वेट नहीं करना, आपने उसकी एचआईवी की सारी हिस्ट्री इधर ही ले लेनी है, उसमें फिर सीरीज का ख्याल नहीं करना। आप उसे पूछें कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, नीडल शेयरिंग और सेक्सुअल हिस्ट्री, ठीक है, और वो सारा कुछ उसकी ड्रग हिस्ट्री, वो सारा आपने ऊपर, अगर वो आप ऊपर पूछ चुके हैं तो अब यहाँ दोबारा आपको ट्रैवल एंड कॉन्टैक्ट हिस्ट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मिसाल के तौर पे फैमिली हिस्ट्री है, आपका पेशेंट जो है ना वो येलोनेस ऑफ आइज और अनीमिया के साथ आया है, आपका डायग्नोसिस हीमोलिटिक एनीमिया, तो आप मोस्ट प्रोबेबली उससे पूछ चुके होंगे कि आपके खानदान में कोई ऐसी बीमारी है, इसके अलावा कोई बीमारी जो खानदान में रन कर रही हो, तो वो आप फैमिली हिस्ट्री पूछ चुके होंगे, अब दोबारा आपने इधर नहीं पूछना। ठीक है, बताते हुए बता सकते हैं कि फैमिली हिस्ट्री इज पॉजिटिव, और बताते हुए जरूर बताना है कि माय पेशेंट इज हैविंग पॉजिटिव हिस्ट्री ऑफ थैलेसीमिया, और जो है ना सिकल सेल एनीमिया, या जो भी उसकी पॉजिटिव हिस्ट्री है, या डायबिटिक है, फैमिली हिस्ट्री टाइप 1 डायबिटिक है इन ऑल सिबलिंग्स या पेरेंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट। लेकिन जो आपने अगर पहले ही एचओपीए में पूछ लिया तो इन 5 में से, तो वो फिर आपने दोबारा नहीं पूछनी। ठीक है, तो जो रह जाएगी ना मेरे ख्याल में वो पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री होती है, जो कितना कमाते हैं, कच्चा पक्का घर, ये वो जल्दी जल्दी 2-3 क्वेश्चन रखने हैं, इस पे ज्यादा नहीं, और इनके क्वेश्चन भी लिखने हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना ये स्क्रीनिंग के क्वेश्चन, इसी तरह इनके भी क्वेश्चन आपने लिखने हैं और वो याद हो। मैं आपको कहूँ ना इसकी पर्सनल सोशल हिस्ट्री लें, या अगर आप भूल गए एग्जामिनर का इसकी पर्सनल सोशल हिस्ट्री लें, तो आपने फौरन पूछना है जनाब आपका जो है क्या क्या काम करते हैं। अच्छा जी आप बैंकर हैं, तो आप बताना पसंद करेंगे कि आपकी तनख्वाह कितनी है, तो बताएगा मेरी जनाब तनख्वाह 70,000 है। अच्छा ठीक है, अपने घर में रहते हैं या किराए का मकान, कच्चा पक्का, या फिर उसमें कच्चे पक्के के तो ऊपर नहीं जाएंगे आप, 70,000 है। अच्छा ठीक है, तो फिर आप उसकी स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते, कंबाइंड फैमिली है या अलग-अलग रहते हैं, पानी कहाँ से पीते हैं, ये 2-4 क्वेश्चन, घर में परिंदे वगैरह तो नहीं है। तो ये पर्सनल सोशल हिस्ट्री को बस आपने साथ के साथ जल्दी जल्दी पूरा करना है, बस 2-4 क्वेश्चन आपने पूरा करने और इसको खत्म कर देना। तो यहाँ तक आप पहुंचे, आपने बायोडाटा भी ले लिया, और प्रेजेंटिंग कंप्लेन और एचओपीआई मिक्सिंग विद पास्ट हिस्ट्री, डिफरेंशियल भी अपने बना लिए, और पास्ट हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट डिजीजेस थी जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस्कीमिक हार्ट डिजीज, उसकी हिस्ट्री भी ले ली, जो सिस्टेमिक इंक्वायरी वो, और बाकी हिस्ट्री के पार्ट वो यहाँ तक ले लिए। आमतौर पे स्टूडेंट कहते हैं बस इधर हमारा लॉन्ग केस खत्म हो गया, और वो डिफरेंशियल बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक और चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपने कभी मिस नहीं करनी, दैट इज व्हाट। अच्छा ये अक्सर कन्फ्यूजन भी है, स्टूडेंट अक्सर मुझसे पूछते हैं सर इससे एग्जामिनर नाराज तो नहीं हो जाएगा, तो इसको मैं पहले आपको बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि नाराज कब होगा और कब नहीं होगा। व्हाट पेशेंट नोज, मिसाल के तौर पर इधर तक आपने पूरा अपना लॉन्ग केस खत्म कर लिया, उसकी वो नॉन केस थी पेशेंट जो है ना, फर्ज करें पेशेंट था हेपेटाइटिस सी का, अब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ आया था, आपका डिफरेंशियल ये है कि उसको हेप सी सिरोसिस नाउ विद डीकम्पनसेशन लीडिंग टू साइटिस या अब्डोमिनल टीबी, जो भी डिफरेंशियल वो आपने बना लिए थे,
और बाकी सारे इंपॉर्टेंट नेफ्रोटिक, मेल एब्जॉर्प्शन, इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी वो आपने रूल आउट कर लिया है। आप यहाँ तक पहुंचे हैं। अब आपने पेशेंट से पूछना है व्हाट पेशेंट नोज, कि आप जो अभी ये जो आपको इतने सारे मसाइल चल रहे हैं इसके लिए आपने मुख्तलिफ डॉक्टरों को दिखाया होगा, अभी भी आपके कुछ टेस्ट होंगे, तो आपको अपनी बीमारी के बारे में क्या पता है, क्या बताया डॉक्टरों ने, या आपका क्या ख्याल है आपको क्या बीमारी है? तो वो बताएगा जी मुझे तो यही बताया उन्होंने कि मेरा जो है ना पेट के अंदर भी गिल्टियां आ गई हैं। अच्छा, वो कहेगा अच्छा पेट में गिल्टियां कैसे पता चलेगा जी? मेरे सीटी स्कैन। तो व्हाट टेस्ट हैज बीन डन? वो कहेगा मेरा सीटी स्कैन हुआ था, उन्होंने कहा जी पेट में गिल्टियां भी हैं, तिल्ली और जिगर भी भरी हुई है। तो अब वो मुझे कह रहे हैं कि या तो हम तुम्हारी ना लेप्रोस्कोपी करा के उसकी गिल्टी का टेस्ट भेजेंगे, कभी वो कहते हैं कि नहीं हम ना तुम्हारा हड्डी के गुर्दे का टेस्ट भेजेंगे। और यहाँ वो कह सकते हैं कि मेरा हड्डी के गुर्दे का टेस्ट उन्होंने भेज दिया है, उन्होंने कहा अगर उसमें कुछ ना है तो फिर लेप्रोस्कोपिक कैमरा डाल के हम तुम्हारे पेट के गिल्टी का टेस्ट लेंगे। सो आपका यहाँ तक डिफरेंशियल था कि पेशेंट को या तो सिरोसिस ऑफ लीवर है या एब्डोमिनल टीबी है, लेकिन अब आपको उसने क्लू दिया कि मेरा तो उन्होंने बोन मैरो भी भेजा और अंदर, तो इसका मतलब ऐड ऑन हो गया कि यार इस पेशेंट को तो लिम्फोमा भी है। तो आप उधर भूल रहे थे, आपके जेहन में नहीं आया, तो आपको पता चलेगा कि यार इसको सीएलडी तो हो ही सकती है, लेकिन ये तो टीबी के अलावा लिम्फोमा का भी केस है, इसके ऊपर वर्कअप हुआ है। और हो सकता है वो आपको बताया कि हाँ मेरा टेस्ट हुआ है और उसके मुताबिक उन्होंने कहा जी कीमोथेरापी की तरफ भी जाया जा सकता है, अभी हम मजीद टेस्टों का। तो जो पेशेंट को पता है आपने वो इंफॉर्मेशन लेनी है इससे, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर अपने डिफरेंशियल लिस्ट को ऐड कर सकते हैं, खराब नहीं करना आपने, ठीक है ना। मिसाल आपने उसे मिसाल के तौर पे अगर वो बताता है कि उन्होंने मेरा आपके डिफरेंशियल में पहले ही लिम्फोमा है, आप साबित कर चुके हैं अपनी हिस्ट्री एग्जाम में कि लिम्फोमा है, और वो कह रहा है कि मेरी बोन मैरो बायोप्सी उन्होंने प्लान की है, तो ये आपकी हिस्ट्री को ऑगमेंट कर रही है। तो आपने परेशान नहीं होना, एग्जामिनर को बताना है कि माई पेशेंट ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे my patient is has been planned by the teaching by the treating physician for the bone marrow biopsy, ठीक है। तो इसके लिए आपने ये चीज़ उसको बतानी है। हमारे पास भी जब पेशेंट ओपीडी में आता है तो हम उसके पिछले टेस्ट देखते हैं कि क्या क्या उसके जो अभी के मसले हैं पिछले टेस्टों के मुताबिक हैं, हट के हैं और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। तो ये वाला पोर्शन आपने ज़रूर पूछना है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पिंग। ये आपके केस को बाज़ आप बिल्कुल ही गलत एंड पे सोच रहे होते हैं और ये वाला हिस्सा आपको पेशेंट ऐसा क्लू दे जाता है, आपको पता चलता है ओहो मेरे पेशेंट को तो ये था। मिसाल के तौर पे एटिपिकल कंप्लेन होती है बाज़ पेशेंट की, तो वो कहता है जी मुझे थकावट है, जिससे में दर्दें हैं, कुछ पता नहीं चलता, सिस्टमिक इंक्वायरी में भी पास्ट हिस्ट्री में इधर जब हम जाते हैं हमसे पूछते हैं आपको अभी तक क्या क्या टेस्ट हुए, तो वो आपको बताता है जी कि मेरा तो उन्होंने कहा जी कि आप ना बोन स्कैन करवाएं, हमें ना हड्डियों का कैंसर उन्होंने कहा जी लगता है, और फिर मैंने वो बोन स्कैन कराया है। अभी उन्होंने मेरे कुछ खून के टेस्ट भेजे हुए और ना वो कह रहे हैं इधर से बायोप्सी भी भेजेंगे हड्डी के गुर्दे की, कमर की हड्डी। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती हैं। आपका लॉन्ग केस, आपका जो डिफरेंशियल जेहन में नहीं आया होता है, आपका वो पूरा सारा सिनेरियो ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। और इसमें कोई कबाहत नहीं है, नो एग्जामिनर कैन माइंड। तो इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट है, अगर कोई सीनियर देख रहा है या आपके कोई जूनियर, कोई कमेंट में आपने इसको बहुत मेरे से डिस्कस करना है, इसको हम फाइनल भी कर देंगे। लेकिन अप टिल नाउ बेस्ट ऑफ माई नॉलेज और माई टीचर की हम ये पूछते भी रहे हैं, और हम एग्जामिनर से ये हम जो है ना हम एज एग्जामिनर जब भी करते हैं ये डिस्कशन, तो ये पॉइंट एक वैलिड पॉइंट है, आप इसको हिस्ट्री में पूछेंगे। तो ये 6 हो गया, और आखिर में फिर ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए फिर फौरन आपको जो 5 मिनट मिलेंगे 25 मिनट के बाद एग्जामिनेशन, यानी कि आपने एग्जामिनेशन कर लिया तो आपने फिर अपने प्रेजेंट कंप्लेन के मुताबिक डिफरेंशियल्स लिखने हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसी वक्त अपने डिफरेंशियल या जहन में सोच सकते हैं तो जहन में सोच लें, या आप अपने 1 2 3 जो भी प्रेजेंटिंग कंप्लेन के मुताबिक जो डिफरेंशियल है वो आपने लिखना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपका पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेन है एब्डोमिनल डिस्टेंशन फॉर 1 मंथ, और आपको वो एग्जामिनर पूछता है ये सारा आपने एक्सप्लेन किया एग्जामिनर, व्हाट इज योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस या व्हाट इज योर प्रोविजनल डायग्नोसिस, और आप डायग्नोसिस दे रहे हैं जी कि माय पेशेंट इज हैविंग सीओपीडी, और चुप हो गए। अब वो आपको फिर जगाएगा तो वो जो 5 मिनट होते हैं ना, इसीलिए कि आप इसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन और अपने डिफरेंशियल को मैच कर रहे हैं। यार एब्डोमिनल डिस्टेंशन का सीओपीडी से कैसे ताल्लुक हो सकता है? सीओपीडी वाला तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ होगा। या आप कहें माय पेशेंट इज हैविंग सीओपीडी नाउ हैविंग कॉर पल्मोनेल, तो उसको अब उस कॉर पल्मोनेल की वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन असाइटिस ड्यू टू कॉर पल्मोनेल, फिर तो आप कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है उसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक है। इसी तरह आपका पेशेंट है, उसको जो उसकी जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन जो है वो है अपर जीआई ब्लीड,
वो अपर ये ब्लीड के साथ आया, तो वो आपसे पूछें जी व्हाट इज योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो आप सिर्फ इतना कह दें माय पेशेंट इज हैविंग सिरोसिस ऑफ, ऐसे नहीं, सिरोसिस ऑफ लीवर विद पोर्टल हाइपरटेंशन लीडिंग टू अपर जीआई ब्लीड, वेरिसल ब्लीड, और सेकंड डिफरेंशियल ड्रग इंड्यूस गैस्ट्राइटिस। ठीक है, सिरोसिस ऑफ लीवर अकेला तो जो आपका डायग्नोसिस है वो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से मैच होना चाहिए, बताने का मकसद ये है। ठीक है, इसी तरह आपका पेशेंट है, वो आया है प्रेजेंटिंग कंप्लेन है फीवर फॉर 1 मंथ। ठीक है, और आपका नीचे जो है ना जो डायग्नोसिस है, तो वो पूछे कि जी कि क्या डायग्नोसिस है, प्रेजेंटिंग कंप्लेन फीवर है, और आप उसे कह रहे हैं कि माय पेशेंट इज हैविंग सिरोसिस ऑफ लीवर या माय पेशेंट इज हैविंग सीओपीडी। तो भाई अब आपको बताना है कि उसको फीवर है, तो सीओपीडी में फीवर क्यों हो गया, अब सुपर एडेड ट्यूबर टीबी हो गई है, कोई सुपर एडेड मिलिग्नेंसी हो गई है, क्योंकि सीओपीडी तो है उसको, लेकिन अब तो वो फीवर के साथ आया। सीओपीडी तो आपको खंगालने पे पता चला कि वो स्मोकर था, सांस उसका पहले फूला रहता था, लेकिन अब तो 3 महीने से उसको फीवर है ना, तो वो किस वजह से, तो फिर आपने उसका डिफरेंशियल देना है। ठीक है, तो स्टूडेंट अक्सर इतनी अच्छी हिस्ट्री लेके सब कुछ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ठीक बना के इस लेवल के ऊपर गलती कर रहे होते हैं डिफरेंशियल बनाते हुए, कि वो कहते हैं जी माय पेशेंट इज हैविंग सीओपीडी, माय पेशेंट इज हैविंग सीओपीडी नाउ प्रेजेंटेड ड्यू टू फेब्राइल इलनेस, मोस्ट प्रोबेबली ड्यू टू इन्फेक्टिव टियोलॉजी, टीबी, और जो है ना टीबी बना लें, आर मिलिग्नेंसी, सीए लंग, या लिम्फोमा, या जो भी आप बनाना चाहें, तो जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन आपके पेशेंट के उसके लिहाज से आपने डिफरेंशियल बनाना है। ठीक है, और इसके अलावा सिस्टेमिक इंक्वायरी या पास्ट हिस्ट्री से जो डिजीज आपको मिल गई है और वो उसके साथ आप लहदा बता, जैसे एसएलई, अब मिसाल के तौर पे एक पेशेंट यहाँ पे आपको पता चला, जैसे मैंने आपको बताया था कि ज्वाइंट पेन था वो ठीक हो जाता था, अब बॉडी स्वेलिंग के साथ आ गया, और आपके डिफरेंशियल में या तो पेशेंट को एसएलई विद सीरोसाइटिस है या पेशेंट को एसएलई विद ल्यूपस नेफ्राइटिस है, तो अब आप डिफरेंशियल उसका कैसे बोलेंगे, माय पेशेंट इज हैविंग ascites on the background of SLE, and this presentation be most probably due to SLE with serositis / lupus nephritis। ठीक है, एक डिफरेंशियल। या हो सकता है आप कहेंगे नहीं, इट कैन बी कि भी पेशेंट वेल कंट्रोल था, स्टीरॉयड के ऊपर था, अच्छा ट्रीटमेंट ले रहा था, लेकिन अब उसको फीवर के साथ अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ये सब कुछ हो गया, तो ये एसएलई की कॉम्प्लिकेशन नहीं लग रही, तो आपने बताना है माय पेशेंट इज हैविंग एसएलई नाउ प्रेजेंटेड विद tuberculous ascites या malignancy leading to ascites, तो आपने फिर ascites का डिफरेंशियल वो बताना है। तो दोनों डिफरेंशियल फिर अलग अलग, इसका डिफरेंशियल अलग बता दिया है, और जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है वो जरूर, तो प्रेजेंटिंग कंप्लेन का डायग्नोसिस जरूर बताना है। तो ये मैं आपको एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। तो होप सो कि आप इस तर्ज पे अपना लॉन्ग केस लेके चलेंगे, इस तरह अपना डेटा इकट्ठा करेंगे, और इसी तरह फिर पेशेंट को जब आपने बताना भी ऐसे ही है, पहले बायोडाटा बता के प्रेजेंटिंग कंप्लेन, और previously my patient is having diabetes, hypertension, SLE on treatment, and now presented with abdominal distension for last 1 month, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट सिस्टेमिक इंक्वायरी में ये है, अदर हिस्ट्री में ये है, and my patient has been planned or being treated in the previously on this line with good response or no response or have this investigation, और my differential is this 1 2 3, ये सारे वो फिर आप जरी पता है एग्जामिनेशन की चीज़ें भी उसमें मिलाएंगे और वो सारा कुछ। तो मैंने कोशिश की है कि आपको मिनिमम टाइम के अंदर 12 मिनट का जो आपने जो हिस्ट्री लेनी है उसको आप कैसे लेके चलेंगे, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं। तो अब जो नेक्स्ट मैं अगली चीज़ जो वीडियो बताऊंगा जो आपने ज़रूर देखनी है, एग्जामिनेशन का तो आपको पता है, और मैंने अब आपको ये भी बता दिया कि डिफरेंशियल आपने कैसे बताने हैं, कि प्रेजेंटिंग कंप्लेन और इसके अलावा जो एडेड डिजीजेज हैं जो डायग्नोज हो चुकी है तो ठीक है, नहीं हुई तो वो उनको मिला के प्रेजेंटिंग कंप्लेन का डायग्नोसिस जरूर बताना है। ठीक हो गया, तो ये डायग्नोसिस तक अब हो गया। आगे डिस्कशन भी जो पहला एग्जामिनर है वो इसी पे करेगा, हिस्ट्री के ऊपर कि आपने ये क्यों पूछा, ये क्यों नहीं पूछा, अपने जो है ना डिफरेंशियल जो आपने लिस्ट बनाई है उसको फेवर करें हिस्ट्री में एग्जामिनेशन में, कि बताएं कि आपने जो इसको एसएलई का पेशेंट एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ है, आपने इसको सीरोसाइटिस किस बेस पे बनाया है। ठीक है, तो या अगर आपने एब्डोमिनल टीबी तो आप किस बेस पे इसको एब्डोमिनल टीबी कह रहे हैं, कि एसएलई है तो उसको एब्डोमिनल टीबी किस बेस पे कह रहे हैं, या आपने ल्यूपस नेफ्राइटिस कैसे बना ली है, या अगर आप मैल एब्जॉर्प्शन बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं, जो अगर आपने मीट सिंड्रोम बनाया है तो कैसे बनाया है, या अगर आपने हाइपोथायराइडिज्म बना रहे हैं तो आपने हिस्ट्री एग्जाम में यही क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही होगी। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस तक आपकी पहले एग्जामिनर से। अब जो नेक्स्ट एग्जामिनर है वो आपसे पूछेगा कि ये जो आपने लॉन्ग केस लिया है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे प्लान करेंगे
और ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो वो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद जो फिर अगली मेरी वीडियोस होंगी उसमें मैंने ना सिर्फ ये छोटी छोटी ये जो स्कीम हर मुख्तलिफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन को कि येलोनेस ऑफ आइज का डायग्नोसिस कैसे बनाना है, वीकनेस ऑफ राइट हाफ का डायग्नोसिस कैसे बनाना है, पैराप्लेजिया क्वाड्रिप्लेजिया का डायग्नोसिस हिस्ट्री पे कैसे बनाना है, हेडेक का कैसे बनाना है, और ज्वाइंट पेन का कैसे बनाना है, पोलीयूरिया का कैसे बनाना है, ब्लीडिंग डायथीसिस का कैसे बनाना है, अनीमिया का, फीवर का, पीयूओ का कैसे बनाना है, तो ये मैं अप्रोचेज आपको लिखवाऊंगा। कोशिश करूंगा इसको जल्दी छोटा, तो ये लॉन्ग केस की वीडियो है, तो आपने जो है ना इसको मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि क्या मैंने आपको पूरा मैसेज दिया है या नहीं दिया। तो अगर आपको नहीं तो आप मेरे साथ डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर शेयर करके। तो इंशाल्लाह ताला ये एक मेजर, ये जो है ना सिर्फ पार्ट 2 के लिए डिस्कशन नहीं थी, ये समझे हमारी होल लाइफ डिस्कशन है, डेली की प्रैक्टिस है। हम डेली इसी बेसिस को, इसी स्ट्रक्चर को, इसी स्केलेटन को ओपीडी के अंदर पेशेंट के ऊपर फोकस करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं और अपने डायग्नोसिस बना रहे होते हैं। तो होप सो ये मेरी अप्रोच है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, इससे अच्छी अप्रोच भी आपके पास हो सकती है। तो मेरे स्टूडेंट्स को इससे बड़ा बेनिफिट हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। तो आपने जो है ना इसको अप्लाई करना है, कोई मसला हो मेरे से डिस्कस करना है, इससे कोई बेहतर चीज़ें तो अपने कमेंट में शेयर करनी है, डायरेक्टली भी मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो होप सो ये सारी चीज़ आपके फायदे होंगे। अब नेक्स्ट जो है ना मेरी वीडियो, वो आपने इन्वेस्टिगेशन, लॉन्ग केस में इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट कैसे बोलना है वो आपने देखनी है, और उसके बाद ये वाला पोर्शन कि प्रेजेंटिंग कंप्लेन जो आपको मिल गई है उससे अपने डिजीज़ को कैसे रूल इन करना है या रूल आउट करना है, हर प्रेजेंटिंग कंप्लेन को, तो वो आपने देखनी है। तो इंशाल्लाह ताला ये आपके लॉन्ग केसेस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और शॉर्ट केसेस की वीडियो पहले हम तकरीबन सारी कर चुके हैं, तो उम्मीद है ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और दूसरों को भी आप ये सिखाएंगे। थैंक यू।